नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीट एटरियम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि सीटों की संख्या लगातार आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, सीटों की संख्या आ गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी लेवल के लिए सीटों की संख्या 25,000 है। उसमें आप तमाम कोटि में डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी में कितना आया है। अगर इस चीज़ को आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यह TRE 1 का एक क्वेश्चन पेपर सेट है, जिसमें जो अब तक हमने इससे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया है, TRE 1 में 2 परीक्षाएं हुई उसका एक, और TRE 2 में 1 परीक्षाएं हुई उसका। तो आप लोग ये भी चेक करते चलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से गौर कीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये भी चेक करने का कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्नों में सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, या एक ही टाइप से प्रश्न है, या फिर पूछा गया प्रश्न है। यह जानने का कोशिश कीजिएगा और अनुमान ये भी लगाइएगा कि क्या यह प्रश्न नेक्स्ट TRE यानी कि TRE 3 के लिए जो है पूछने की संभावना है कि नहीं। जी हाँ, इसीलिए इस वीडियो में हम आज कुछ डिटेल में इसको बताने वाले हैं। जो भी आपके सामने प्रश्न आएंगे, GS के टोटल प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग करा देने वाले हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल 15 से 20 नंबर का हेल्प होना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका 60, 65, 70 आ रहा था, 20 नंबर यहाँ से हेल्प होता है, तो आप समझिए कटअप के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो कटअप को अगर पूरी तरीके से क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, और ये हमारा अधिकार भी बनता है, हक भी बनता है आप पर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपको TRE 1 के दूसरे पेपर में, जो महिलाओं के लिए परीक्षा हुई, उसमें भी देखने को मिला होगा। TRE 2 में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, जो अभी प्रश्न हमने पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए उपकरण कौन सा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियोमीटर है और गैल्वेनोमीटर है। वोल्टामीटर उपयुक्त में से, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि D आंसर इसका सही आंसर है। जी हाँ, अगर गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। और जो पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये वोल्टामीटर का उपयोग विभव मापी अपेक्षा उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश है, अदिश है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित, और उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदिश राशि। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर सदिश राशि हो जाएगा। यह भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात होता है, इस प्रकार की राशियों को ही हम सदिश राशि कहते हैं। तो 18 का B ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा वो सही आंसर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? क्या सो के, बैठ के, या फिर खड़े होकर? तो आप किसी चीज़ को जब ढकेलते हैं, इमेजिन कीजिए, सो के तो आप कभी नहीं ढकेल सकते, इसका जो बैठने की स्थिति में भी नहीं, सो के या ज़मीन पे लेट के भी नहीं, यानी कि B ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो 19 का B ऑप्शन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? पीला, बैगनी, नीला, कौन सा? तो आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो होता है बी होता है, यानी बैगनी। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ डिफिनीशन है जिसको मैं बताऊंगा। ये 3 नंबर पे आता है। पहले वॉयलेट आता है, उसके बाद नीला आता है, उसके बाद बैगनी आता है, उसके बाद ग्रे आता है, उसके बाद येलो आता है, उसके बाद ऑरेंज आता है, उसके बाद रेड आता है। यानी कि रेड पे जो प्रिज्म पे जो किरण अपवर्तित होती है सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किस पे होती है? वायलेट पे, जो वायलेट इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? मिट्टी के तेल में मान लीजिए इसमें मिट्टी है, ऊपर से एक टुकड़ा बर्फ़ का डाल दिया जाए तो गलेगा तो स्वाभाविक रूप है कि गिरेगी। 21 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका pH 7 है? गैस्ट्रिक जूस, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा और सिरका, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का pH 7 से अधिक होता है। गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम होता है, और सिरका भी अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक समान नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी लगभग कितनी होगी? एक समान लेंस जो है उसकी नाभिक से दूरी कितनी होगी? 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 का आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। लेंस से नाभिक से एक समान नेत्र लेंस से नाभिक की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। नेत्र लेंस अधिकतम और न्यूनतम फोकस दूरी क्रमशः 2.5 से लेकर 2.7 तक का होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24। ये सारे प्रश्न देख लीजिए एक बार, मैं कह रहा हूँ इसको गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसमें से ज़रूर आपका 20 नंबर का सपोर्ट होने वाला है। 24, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ करता है? 24 प्रश्न संख्या 24 का आंसर बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका 24 का सही आंसर विरंजक चूर्ण होगा। इसमें शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, ये आप लोग तो ज़रूर टीचिंग मेथड में भी पढ़े होंगे। माता पिता से संतति के लक्षण तक पहुँचने की प्रक्रिया को रूपांतरण, आनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा? ये बताना है आपको दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सही जवाब सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, आनुवांशिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? प्रश्न संख्या ओम के नियम, हाँ, प्रश्न संख्या जो है 26 पे आते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए कौन से ध्यान रखने योग्य बातें हैं? ये प्रश्न पूछा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इसका सही आंसर आप लोग को बताना होगा। एमीटर वोल्टामीटर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टामीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए और वोल्टामीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 26 प्रश्न संख्या जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा इसका सही आंसर। एमीटर को वोल्टामीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यदि भौतिक कारणों को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उसे
प्रभावित धारा को समानुपाती करता है, यानी कि V बराबर 1। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 27 प्रश्न संख्या, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक आम्ल डालने से क्या होता है। HCl डाला जाए लोहा के बुरादा में तो क्या होगा। आप लोगों ने करके देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बताता हूँ। पहले ऑप्शन देखें। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पाद, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। HCl जब डालेंगे, तेजाब डालेंगे लोहे के बुरादे में तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रतिक्रिया तो करेगी। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं और जितने भी ऑप्शन है उस पे, तो आप देखेंगे कि इसका ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा वो सही है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। क्या वो चराई है, वन रोपण है, वन उन्मूलन है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। वन उन्मूलन होगा नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं तो वनारोपण जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बाढ़ रोकने की सर्वोत्तम विधि वनारोपण है। वन रोकने ही चाहिए। बाढ़ के कारण कितने होते हैं, तो बाढ़ के कारण बादल का फटना, गाद का संचय, मानव निर्मित अवरोध, वनों की कटाई, मौसम संबंधी तर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न सभी पेपर में रिपीट हो चुका है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि क्या वो जिंक टीन की तुलना में महंगा है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये प्रश्न बार बार टीआरई जितने हुए उसमें पूछ दिए गए हैं। तो इसका 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होती है। जिंक एक संक्रमण धातु है और हवा में संपर्क में आने में जिंक हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, जिससे जिंक के ऊपर जिंक कार्बोनेट की परत जम जाती है और यह सुरक्षात्मक परत होती है जो जिंक के जंग लगने से बचाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न तीनों पेपर में रिपीट हुआ है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 3 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा 30 का, क्योंकि यहाँ पे अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है और डिम्ब का भी निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, अंडाशय का कार्य क्या है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन जैसे महिला हार्मोन के स्राव के लिए यह जिम्मेवार होता है, और अंडजन यानी डिम्ब की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण करता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथेनाइक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यही ऑप्शन है। आपको बताना है। इसका आंसर तो लगभग लोग जानते ही होंगे, लेकिन बहरहाल इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 31 का वो हो जाएगा टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। अब चलिए अब बात करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन और है, मेथेनाइक और कौन सा है एक आपका लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में बात कर ले तो दही और खट्टे फल में यह पाया जाने वाला अम्ल है। चलिए क्लोरीफॉर्म क्या होते हैं। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मे में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का आंसर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीफॉर्म जो जीव जंतु होते हैं या मनुष्य भी कह सकते हैं,
उसमें पाए जाने वाला यह बड़ी आंत के सीकम भाग में कोलाई जैसे कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमको सजेस्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि जीके का वीडियो बनाऊं, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी ने भी अभी तक अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताइए। अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, अनूप रॉय और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, पद्मश्री बिमल पटेल। चलिए 33 का अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत इसमें अगर बात कर लेते हैं 33 के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो दो व्यक्ति हैं इनका संबंध दूर दूर तक उससे नहीं था, और इसका ठेकेदारी जो दिया गया था, एक सवाल ये भी आया था, तो टाटा समूह को इसकी जिम्मा दी गई थी बनाने के लिए। और जो है इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या, जो सीटों की संख्या है 888 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या, शायद मैं उल्टा कह रहा हूँ लग रहा है, एक बार हमको कंफर्म होने पड़ेगा, हमको याद नहीं आ रहा है ठीक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। खैर इसको कम्युनिटी पोस्ट में हम लगा देंगे, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है 888 लोकसभा का है कि राज्यसभा का, 382 लोकसभा का है कि राज्यसभा का, ये हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको ठीक तरीके से जी इसमें जो था उसमें 888 संख्या जो थी वो आपका संख्या था लोकसभा का, मैं सही जा रहा था। राज्यसभा में 384 सीट थी, जो राज्यसभा के सीटों की संख्या है। टोटल सीट 1272 है। जी हाँ, और पुराने संसद भवन को क्या कहते हैं, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो पुराने संसद भवन को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं संविधान भवन। याद रखिएगा, ये भी सवाल बन सकता है, क्योंकि संसद भवन से सवाल ये आया हुआ है, तो इस बार अगर रिपीट करेगा तो इसी तरीके का सवाल बना सकता है। क्या, तो पुराने संसद को किस नाम से अब जाना जाएगा, तो संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। चलिए, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। केवल संविधान सभा जब बन रहा था उस समय के बनाने के लिए जो वोटिंग हो रही थी उस समय की बात है, क्या वो 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 10 से 15%। जी हाँ, 34 का सही आंसर एक ही है, क्योंकि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी 10 से 15% था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था, और संविधान सभा का गठन राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। ये क्या वो एबीसी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इसका सही आंसर तो ये होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि अप्रैल 2023 में जो है ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा मध्य प्रदेश दिया। लेकिन जस्ट उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद किसने दिया ट्रांसजेंडरों को, सितंबर 2023 में झारखंड ने भी ओबीसी का दर्जा दिया ट्रांसजेंडर को। और 2021 में कर्नाटक के सभी सरकारी सेवाओं में वहाँ की गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है आरक्षण देने का पहला राज्य बना। और आपको पता होना चाहिए कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली ट्रांसजेंडर नर्तकी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो शास्त्रीय नृत्य भारत नाट्यम की नर्तकी थी, वो उनका नाम था नटराज। वो पद्मश्री भूषण से भी सम्मानित की गई थी, वो भी जो है ट्रांसजेंडर ही थी। और इन लोगों के लिए एक स्कूल का निर्माण कराया है उत्तर गवर्नमेंट ने, वो कराया है कुशीनगर में, जो कि इन लोगों के लिए देश का पहला ट्रांसजेंडर समुदाय का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कुशीनगर में स्थापना किया गया। और एक बात जान लीजिए इसमें, क्योंकि एक जज भी हुए थे इसमें, जहाँ तक मेरे को याद है, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा उसको,
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे? अफ़गानिस्तान, मोरक्को, इराक। ये आप सभी बता सकते हैं, बहरहाल मैं भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे पुल कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये सब करंट अफेयर्स के सवाल थे, लेकिन ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करें। प्रश्न संख्या 38, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? क्या गुजरात, राजस्थान, बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर का निर्माण हेतु जो प्लांट तैयार किया वो गुजरात किया था। ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? कौन लगा था उनके पीछे से? ग्रांट पोलक, एसएच पोलक और लॉर्ड इरविन। कौन थे? 39 का सही आंसर लॉर्ड इरविन ही होगा, क्योंकि वही था। तो यहाँ पे जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। लॉर्ड इरविन का शासनकाल जो है 1926 से 1931 के मध्य भारत का वायसराय भी था वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रॉब विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे? वाशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क। 43 का सही जवाब आप लोग को बताना है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब बताना है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ प्रश्न को मिस किया है। प्रश्न संख्या 43 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका रॉब विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के मुख्य न्यायाधीश थे अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, बात करते हैं 44 का। तो 44 प्रश्न का क्या होगा? निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नेटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? ये 44 नंबर प्रश्न बहुत ही घातक प्रश्न है। अमेरिका, यूके, यूएसए, जर्मनी। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया सहित 5 देशों का एक समूह है नाटो प्लस। उसमें भारत को शामिल करने के लिए जिन्होंने सिफारिश किया वो था अमेरिका। अमेरिका की सांसद समिति ने भारत के लिए सिफारिश की कि भारत को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 प्रश्न और छूटे हुए हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 40 को ही ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 12U2 का ग्रुपिंग सदस्य बनाया? जी हाँ, प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर यही होगा कि U2 का मतलब होता है आई से होता है। U2 का मतलब आई से होता है, यानी कि 12 U2 का सदस्य भारत, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट अमीरात। इसमें जो U2 का 12 का मतलब हो जाता है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब हो जाता है अमेरिका और यूएसए। चलिए इसका सही आंसर यही होगा। 40 का डी हो जाएगा, गलत लग गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर आप लोग को बताना है। तो ये जो 17 मार्च 2023 को हुआ आपराधिक न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्राइम
कोर्ट जो है उसके द्वारा रूसी राष्ट्रपति को जो है उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इन पर यह आरोप लगाया कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध अपराध किया है, क्योंकि वहाँ पे इसका कोई ग्राउंड नहीं था, युद्ध का नहीं बनता था, इसलिए एक तरीके का यह क्राइम है, क्योंकि यूक्रेन पर जो है जर्मन इन्होंने युद्ध थोपा है, ये कहकर उन्होंने यह जो है वारंट जारी किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।